देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। जला हुआ ट्रक, टूटी फूटी गाड़ियाँ, सड़क पर बिखरे शीशे, जूते और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के पोस्टर। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बाद डी चौक के मनाजिर किसी लुटे हुए काफिले के जैसे लग रहे हैं। क्या हुआ, कम लोग जानते हैं। क्यों हुआ, ये तो चंद लोग ही जानते हैं। सवाल ये बनता है कि कारकुनों को छोड़कर क़यादत कहाँ गई और क्यों गई। सवाल ये भी बनता है कि अगर गोलियां चली भी तो क्यों चली। सवाल ये भी बनता है कि शहादत हर बार आवाम दे और आखिरकार क्यों दे। एक मशहूर फिलोसफर महमूद दरवेश ने क्या खूब ही लिखा था कि जंग ख़त्म हो जाएगी, लीडर गर्मा गर्मी से मिलेंगे और रह जाएगी वो बूढ़ी माँ जो अपने शहीद बेटे की मुंतज़िर होगी, वो नौजवान लड़की जो अपने महबूब का इंतज़ार कर रही होगी और वो बच्चे जो अपने बहादुर बाप के मुंतज़िर होंगे। मैं नहीं जानता कि वतन किसने बेचा, लेकिन मैंने देखा कि कीमत किसने अदा की। और आज वो बात नज़र भी आ रही है। ताकतवर की लड़ाई में हर बार कीमत आवाम को ही अदा करनी पड़ती है। कल रात कारकुन गंडापुर को रोकते रहे कि साथ खड़े हों, कहीं नहीं जाएं। बुशरा बीबी पार्टी से लड़कर कारकुनों को डी चौक की जानिब ले गई, मगर जब हुकूमत की जानिब से बर्बरियत ढाई जा रही थी तो बुशरा बीबी पीछे के रास्ते से निकल गईं। 1000 के करीब तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार हुए। कोई उनका पुरसाने हाल है? कल के एहतजाज में तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत कहाँ थी? सवाल ये भी है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि धरना ख़त्म नहीं हुआ। लोग ना होने का मतलब ये नहीं कि धरना ख़त्म हो गया है। ज़रा सुने, आइए क्या कहते हैं। बात को समझो कि ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है और ये धरना जारी है और जरूरी नहीं है पाकिस्तान की सारी आवाम सुन ले। जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो। दूसरी जानिब हुकूमत एक फस्तायत की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हुकूमती रहनुमा ताकत के साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कुचल कर खुद को फिलहाल नाकाबिल तस्कीर समझ रहे हैं। IG इस्लामाबाद ने इसको दहशतगर्दी करार दिया। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। कि कहां से कोई चले और यहां पे 2.5 मिलियन के जो शहरी हैं वो महसूर होके अपने घरों में बैठ जाएं, देन इट इज नॉट प्रोटेस्ट, देन इट इज नॉट प्रोटेस्ट, फिर ये टेररिज्म है। एंड टेररिज्म इज ए फॉर्म ऑफ क्राइम। ये चीज बड़ी क्लियर है और इस चीज को बड़ा क्लियर किया जा रहा है और बड़ा क्लियर बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट के नाम पे, प्रोटेस्ट की आड़ में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं होगी। अब एक और मुकदमात की नई रविश शुरू होगी। एक बार फिर ऑपोजिशन को अदालतों में घसीटा जाएगा। सूबाई वजीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने इस हवाले से क्या कहा, वो भी सुनते हैं। तो ये तहकीकें तो खैर बहुत सारी होनी चाहिए और वो होंगी भी। ये जो तमाम फुटेजेस इस वक्त मौजूद हैं, ये ज़ाहिर है वो सबूत हैं। मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और इसके ऊपर बिल्कुल किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। मगर क्या इससे बुनियादी मसाइल हल हो जाएंगे? सवाल ये है। इनके मुताबिक ये एक वजह है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के बंदोबस्ती इलाकों में कलअदम तालिबान की मुसलसल कार्रवाइयाँ, ज़िला कुरम में लगी आग और बलूचिस्तान की दिन ब दिन फैलती बंद अदनी से ज़्यादा डिजिटल दहशतगर्दी और VPN की बेराह रवी की परेशानी है। कुर्रम में सीज़ फायर के ऐलानात के बावजूद झड़पें ख़त्म नहीं हो रही और हलाकतों की तादाद 100 से ज़्यादा बढ़ गई है। इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम सब एक कौम है, एक मुल्क हैं और ये सारे मामलात जो हैं इत्तेफाक राय से होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है, यानी मुझे हैरत इस बात की है कि वहाँ पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। बलूचिस्तान की सूरत हाल यही है कि कोई हुकूमत नहीं है। क्या इन पॉलिसियों के साथ आप आइंदा फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे?
जबकि भारत पहले ही हमारे मामलात पर दुनिया भर में प्रोपेगेंडा कर रहा है। जरा भारतीय स्पोर्ट्स चैनल का ये तजिया भी सुन लीजिए, जो हमारे खिलाफ इस वक्त भरपूर अजाइम के साथ काम कर रहा है। बट ये मैं बेस्ट केस कह रहा हूं, और जो हालात आप देख रहे हो पिछले एक हफ्ते से, वो बेस्ट कहीं वर्स्ट ना हो जाए। वो अभी नहीं होगा, 29 तारीख को नहीं होगा, बट अगर 1 महीने बाद या 15 दिन बाद हालात इसी तरह खराब रहे तो फिर वो टूर्नामेंट बाहर भी जा सकता है। भारत ने ऐसी चीज को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हुकूमत को अगर मुल्क में चीजें ट्रैक पर लानी है तो लचक दिखानी पड़ेगी, सियासी अना को भूलना पड़ेगा। ऑपोजिशन मज़ाहमती बनती है क्योंकि उन्होंने अपना वोट भी बचाना होता है, मगर सवाल हर बार हुकूमत से किया जाता है और आज भी मौजूदा हालात का सवाल हम हुकूमत से करते हैं कि आखिरकार आप क्या कर रहे हैं और आपकी सफ़ों में क्या हो रहा है। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले अजहर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं PTI से, उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीकी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अजहर साहब, ये क्या हुआ, क्या हो रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या होता रहा? एक अकेली बुशरा बीबी आगे जो है वो लीड करती रही, ना इस्लामाबाद की क़यादत नज़र आई, ना पंजाब की क़यादत नज़र आई, ना सिंध का कोई लीडर नज़र आया। आखिरकार ये हुआ क्या? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। बैन अवी दुनिया के अंदर हेडलाइंस क्या लगी हैं। एक एहतजाज ही था ना, एहतजाज करने में तो आप करने देते क्या, तो यानी मकसद क्या था आपका? और आपने जिस तरह रात के अंधेरे में दहशतगर्दी की है, सरकारी दहशतगर्दी की है, चले कोई वक्त आएगा, मैं तो वैसे मुतालबा आपके प्रोग्राम में भी कर रहा हूँ कि एक जुडिशल इंक्वायरी हो जाए कि जो 23 तारीख से पहले, यानी 5 ऐसे बड़े काम हैं जो साबित कर रहे हैं कि आपने आइन और कानून अपने हाथ में लिया है। हुकूमत वक्त की बात कर रहा हूँ। पंजाब के अंदर दफा 44 का नफाज, रेंजर्स डिप्लॉय कर लेना, आपने पर्चे दर्ज करके लोगों को उठा लेना। अभी तो नजरबंदी के ऑर्डर जारी करने के लिए MPO का वो सेक्शन 3 जो है मैंने सस्पेंड करवाया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट से, खंड के खोल देना, अपना कंटेनर लगा देना, सारे रास्ते बंद कर देना, मोटरवे बंद कर देना। कभी आप सोचते हैं यहाँ से हुकूमत की इंटेंशन तो नजर आ गई ना आपको कि हुकूमत वक्त क्या चाह रही है। हुकूमत को देखिए, हम इन्हें हमसे सीखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर में 3 बड़े लॉन्ग मार्च हुए। बिलावल भुट्टो साहब एक छोटा सा लॉन्ग मार्च लेकर आए थे कराची से, कितना बड़ा था, हमने फैसिलिटेट किया, मौलाना फजलुर रहमान के लिए फैसिलिटेट किया, इनके लिए बाकायदा बैठने का इंतजाम दिया, इनको पानी वानी का, इन्हें रोका नहीं। तो वजह क्या है कि देखिए आवाम का गुस्सा कहर जो है वो कहीं ना कहीं ठंडा होना तो है, यानी अब तो इन्होंने बढ़ा दिया। अब तो देखे ना, दुश्मनी की रवायत इन्होंने ऐसी लगा दी है जो आग लगाई है कल, और जुडिशल इंक्वायरी हो जाएगी तो आकर जितने लोगों की गोदे उजड़ी है वो, यानी दुख और अफसोस है पाकिस्तान रेंजर्स का या और नुकसान अपना पुलिस के ऑफिसर्स का, और उसका कौन जिम्मेदार है वो तो सामने आने हैं। कौन लोग तो आपके सामने की बातें करें ना कि स्नाइपर बैठाए हुए, तो उसी तरह स्नाइपर तो जिस तरह इमरान खान वजीराबाद के में आ रहे थे, तो स्नाइपर आकर बैठे हुए थे ना, वो जो बैठ कर ये सारा देख रहे थे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को स्टेज के ऊपर करके क्या मिलेगा, यानी क्या हासिल होगा? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचती, यानी वहां बैठी रहती, तो फिर आप कुछ कह सकते। आपने तो वो होने ही नहीं दिया, तो आपने तो खुद साबित कर दिया। और ये गुंडागर्दी और ब्रूटैलिटी जो है जग हसाई बन रही है। मैं कोई इंडिया के अंदर होने वाले मामला जो बातें हो रही है मैं सपोर्ट नहीं करता उसको, लेकिन आपने मौके ऐसे दे दिए क्या, यानी आपने क्या बना दिया? हम बात कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के मुसलमानों के हवाले से जो जुल्म हो रहा, फलस्तीन के ऊपर बातें कर रहे हैं। आपने तो उससे बुरे हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा कर दिए, आपने तो यजीदियत को भी पीछे छोड़ दिया। और ये सारे हालात को अगर आप किसी एक सिमत में ले जाना चाहें तो मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान इस लायक नहीं छोड़ा। ब्रेन ड्रेन क्या हो रहा है, पहले आपको इतनी अकल होती अगर सिर्फ आप अपने इक़्तिदार के लिए कि आप इक़्तिदार में बैठे रहे, और पिछले 2.5 सालों में इस मुल्क में जो करप्शन का हाल हो गया, तो ये एक केस बता दे कि जहाँ 190 मिलियन पाउंड के अलावा, हालांकि वो पैसे भी सारे ट्रांसफर हो गए, कोई एक करप्शन का तोशा खाना वो सिर्फ इमरान खान निकला, वो कह नहीं आया, इज्जत का केस बना लिया, साइबर का बना लिया। आपने तो यानी कि जो हम इकोनॉमी छोड़ के गए थे, डॉलर की क्या पोजीशन थी, हम जो इकोनॉमी छोड़ के गए थे, पेट्रोल की पोजीशन क्या थी,
फॉरेन रिजर्व क्या थे, जो करंट डेफिसिट जो था आपका वो क्या मौजूद था, जो कर्जे थे वो जीडीपी व्यक्ति कहाँ खड़े थे, यही तो समझने की बात है। लोग, अब फैक्ट्रियां बंद नहीं हो रही थी, अब तो फैक्ट्रियां बंद हो गई, अब तो लोग ब्रेन ड्रेन इतना हो गया, लोग यहाँ से निकल गए हैं और लोग बड़े परेशान है, लोग बहुत डिस्टर्ब है। इसका आखिर बहुत जवाब देगा, इनके पास तो कोई जवाब नहीं है ना। ये तो सिर्फ और सिर्फ इन्हें क्या फर्क लगा भाई, देखिए ना यहाँ इन्होंने रहना थोड़ा यहाँ होता है, नवाज शरीफ ले ले, शहबाज शरीफ ले ले, आसिफ जरदारी साहब ले लें, सबकी फैमिली तो बाहर बैठी है, बाहर सेट है, वो बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें आम आदमी से क्या 85 से लेकर आज तक इस मुल्क की बेहतरी को की हो, वक्त गुजर रहा है, जंग पाओ पॉलिसी हो रही है और हालात दिन ब दिन वर्ष से वर्ष होते जा रहे हैं। आम आदमी यानी अगर आप मुझसे पूछती हैं, मैं तो अपने वतन से मोहब्बत की वजह से यहाँ ठहरा हूँ। खुदा यानी अगर ये मोहब्बत ना होती तो हम भी ऐसा आदमी भी यहाँ निकल के करना क्या यहाँ रहकर हमने। अगर देखा जाए कि यहाँ 9 महीने पहले रह गया हूँ, मेरे घर पेट्रोल पंपों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, पकड़ लिए मेरे जिन्होंने मेरे घर आकर ये ज्यादतियां की थी, या बाकी अब आप सब देखते रहे। और या मकबूल जान ने क्या कसूर किया था, या इमरान रियाज ने क्या किया था, अरशद शरीफ भुगत रहा है, भुगता है अरशद शरीफ ने। ये वो सारे मामला हैं, तकलीफ दे बात है। क्या करूं, अपने मुल्क की तरक्की तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुल्क में रहने वाले लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क का हाल कर दिया है, उनको अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा, तो हमारा जैसा बंदा आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। हमारा काम तो चेहरा दिखाना है। आज भी शर्म आ जाए इनको, अगर आज भी थोड़ी सी कुछ शर्म और कुछ हया आ जाए और अब आराम से बैठकर, इमरान खान के खिलाफ तो कोई केस नहीं है ना, अब वो पता था निकल रहे हैं, अब जब निकलने के करीब उन्होंने तो अब उन्होंने हालात ऐसे बना लिए। आज 9 मई के कुछ केसेस, अब 8 केसेस थे, उसमें जमानतें मंसूख हो गई हैं, वो चले हाईकोर्ट से हो जाएंगी, लेकिन ये अगले केस रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आगे बुशरा बीबी साहिबा को तो जो कि खड़ी हुई, वो मैदान में आई एक मर्दों की तरह से, और एक ऐसी बीवी अपने खामद के साथ खातर किस लड़कर किस तरह, और इस तरह वो भी खड़े हो सके, ना नुसरत भुट्टो साहबा खड़ी हो सकी, ना इस तरह मौसमा बेनजीर भुट्टो साहबा खड़ी हो सकी, ना इस पर कलसूम नवाज खड़ी हो सकी, ना मरियम सफदर वगैरह कोई बता दे कि जो इस तरह खड़ा रहा हो। इतने खस्तायत के दौर के अंदर भी एहतजाज मुशर्रफ के दौर में भी होते थे, एहतजाज जवाहरलाल के दौर में भी होते थे सारे में, लेकिन ये हाल नहीं था जो हाल इन्होंने कर दिया। इन्होंने ग्राउंडें ऐसी बना दी हैं कि इन्होंने अपने लिए छोड़ा कुछ नहीं है। नौजवान नस्ल जो है वो नफरत करती है इनसे। अल्लाह करे कि इनको शायद कुछ थोड़ी सी शर्म और हया आ जाए, लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि इन्हें कोई गर्ज नहीं है, इन्हें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्शन देना है, अपने लिए लूट मार का बाजार गर्म करना है। जरा आए तो सही ना, कोई निकाले तो सही ना। नैब ने अभी तक दादा लगाए कोई एंटी करप्शन है कोई गवर्नमेंट का, यानी दादा लगाए क्या इस मुल्क में करप्शन का इंडेक्स जो है वो नीचे चला गया, वो नहीं गया, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा आपको। अब आप इंजॉय करें इसी तरह से ही, इस मुल्क का यही हाल रहना है। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है इस मुल्क के हालात बदलने का मौका अच्छा था, लेकिन आपने उस लीडर को जिंदान में डाल दिया है, उसको दीवारों के पीछे चुन दिया है। तो अब आप वो अच्छी उम्मीद ना रखें। अगर इमरान खान बाहर आता है तो फिर इस मुल्क के लिए को बेहतरी की उम्मीद रखें। अल्लाह करे कि वो दिन जल्दी आ जाए। अच्छा अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, मुझे ये बताइए, एक चीज़ और बताएं। चले ये बात बिल्कुल ठीक है कि बुशरा बीबी खड़ी थी, हम तो खुद भी ये बात कर रहे हैं कि बुशरा बीबी खड़ी हुई थी, लेकिन सवाल ये कि आपकी इस्लामाबाद की लीडरशिप, लाहौर की लीडरशिप, आप सब लोग कहाँ थे? अच्छा देखिए, मैं 2 बातें आपके सामने रख दूँ। मैं तो गवाह हूँ इस बात का कि लाहौर के आज रास्ते खुले हैं, और वहां से लाहौर यानी आपने जाना नहीं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले जा नहीं सकते। कंटेनर लगा के आपने 2-2.5 हज़ार कंटेनर लगा के आपने दरवाजे सारे बंद रखे, तो निकलते आप। अब ये तो देखे ना, या तो देखे ना, अगर रास्ते खुले होते तो फिर तो समझ आती थी बात कि आप आ सकते हैं। फिर लोगों को घरों से उठाया, फसाइयत का वो हाल किया। इस्लामाबाद के अंदर से भी जितने भी निकल सकते थे वो आसानी से, लेकिन इस्लामाबाद में तो आपने भी सड़कें कोई छोड़ी नहीं। अभी देखें वो जैसे वो बता रहे हैं, यानी वो अफगानियों के साथ जोड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से अफगानी पकड़े, कहाँ से आए। कोई एक अपने स्पॉट के ऊपर उस वक्त सामने दिखाया होता तो जनाब ये देखेंगे हम पकड़े हैं हमने। उन्होंने तो रात की लाइटें बंद कर दी, मीडिया को निकाल दिया वहां से। सोशल मीडिया ने अगर तस्वीरें भी लेनी थी वो भी यार लाइट भेज के, आपने अगर इतना था ना तो दिन के अंधेरे में ये ऑपरेशन करते,
लाइटें जलाकर ऑपरेशन करते तो कुछ समझ आती है। बाकी ये जो हालात है, ये हालात आपके सामने है। अल्लाह करे कि ये कोई जुडिशल कमीशन बन जाए, तो मुतालबा और तकाजा यही है, वहां से समझ आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाकी जहाँ तक हमारी क़यादत के मामलात है, उसके बारे में कोई ना कोई डिटेल सामने आएगी। वो कोई कमेटी बनती है, मैंने जो तजवीज़ किया है कोई कमेटी बननी चाहिए जो इन सब चीज़ों को देखे कि क्या हालात और क्या वाक़यात एक्चुअली व्हाट हुआ, क्या क्या वजह हालात ऐसे बने हैं। वो तो सामने मेरे हैं, मुझे मजीद देखने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी इस पे नहीं, जब एक इतना बड़ा सवाल, ये जब इतना बड़ा एक धरना प्लान किया गया और फाइनल कॉल थी खान साहब की, और आप लोगों क्या माशाल्लाह से अगर पार्टी की इस वक्त पूरी फॉर्मेशन देखी जाए तो वो बहुत फुल फ्लैज है। आपके कितने तो एडवोकेट ऐसे हैं जो कि इस वक्त सीईसी में बैठे हुए पीटीआई की, प्लस वो एमएनएस की टिकट पे वोट लेके इस वक्त असेंबली के अंदर भी है, पार्लियामेंट में भी हैं। ठीक ठाक आपके जो हैं वो एमएनएस बन गए हैं, ठीक ठाक आपके लोग जो हैं वो जो एडवोकेट्स हैं जो ख़ास तौर पे वो आगे आगे हैं सारे लोग, लेकिन उनमें से कोई भी ना इस्लामाबाद की क़यादत नज़र आ रही थी ना लाहौर की क़यादत नज़र आ रही थी। चले सिंध में तो सिस्टम बहुत इस वक्त अगर मैं अपने एनालिसिस के मुताबिक कहूँ तो बहुत वीक है। जो मेन लीडरशिप के लोग थे जिसमें माजी में वो इस वक्त साथ भी नहीं है। हाँ, एक हलीम आदिल शेख साहब हमें मालूम है कि वो निकले हुए थे, लेकिन जो रास्तों के हालात थे वो भी पता थे। लेकिन जो लाहौर की क़यादत है, जो इस्लामाबाद की क़यादत है, वो तो कोई नज़र ही नहीं आई। जैसे उसमें अच्छे खासे नाम है, लतीफ़ खोसा साहब हैं, शोएब शाहीन साहब हैं, द नंबर ऑफ पीपल, मतलब नेम इट, वो कहते हैं ना कि वो इतने लोग थे। और फिर आपके एमएनएस, इतने तो आपके एमएनएस है, कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। बात मेरी सिर्फ शायद खट्टक साहब से, आदिल शाह साहब से हो रही थी, लेकिन उसके अलावा जो लोग थे, कुछ लोग नज़र आए भी थे, लेकिन उसके अलावा जो मेजर लीडरशिप का एक किरदार होता है। अब मसला ये है, और फिर एक और बात, अभी आप किरदार सराह रहे हैं बुशरा बीबी का, अभी कुछ लोग किरदार सराह रहे हैं बुशरा बीबी का। मरियम नवाज साहिबा या मरियम सदर साहिबा के टाइम पे जब वो लेके निकली थी इस तरह की रेजिलेंस और इस तरह के जुलूस और रैलियां और एहतजाज, तो उनको किसी अपनी पार्टी की तरफ से किसी ने बुरा नहीं कहा, उनको पार्टी की तरफ से अपने कोई जो है वो इस किस्म की बातें फेस करने को नहीं मिली। आप क्या तो हुआ ये कि एक औरत इतनी हिम्मत करके अगर वो लीड भी कर रही है, जो कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, तो आधे लोग, आधी पार्टी तो उनको रिजेक्ट कर रही है, उनके ऊपर क्वेश्चन खुद ही पार्टी के अंदर से उठ रहा है। नहीं, देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, वो एक शौकत औरत गई जिसकी पार्टी में अपना कुछ स्टेटस नहीं है, जो हालात नहीं है, जिनको पता कुछ नहीं है। उसके अलावा देखिए वो जो मामला है उसको सख्त लिया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, जो मेरे तक इतला है, पार्टी क्या इस बारे में लेती है वो सामने बातें आ जाएंगी। यहाँ सवाल ये है कि क्योंकि कमान दी हुई थी बुशरा बीबी साहबा के पास थी या अलीमीन गंडापुर, अलीमीन गंडापुर ने कोई अगर ऐसी बात कही है तो फिर जवाब भी बनती है। बाकी जिन लोगों ने जो बात कर रहे हैं वो इररिलेवेंट है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, और वो उनका उठना बैठना जहाँ गई है हर एक को पता है। तो हम नहीं समझते हैं कि जब आपको आप यानी शौकत और खुद कितना निकला है, जरा ये तो बता दें हमें कि वो खुद बाहर आकर कितने लोगों के साथ निकला है, तो समझ में भी आती है बात कि आप बैठकर ऐसे फैसले करें। आप यानी जब आपको अपने लीडर की कॉल पे चलना है, लीडर की कॉल ने यानी एक औरत हो के इतनी हिम्मत करके मैदान में कहाँ तक निकली है, ये बताएं ना जरा, कि ये तो ना आपके सामने मौजूद है। तो हम बजाय उसका पॉजिटिव रोल लेने के लिए नेगेटिव रोल मैं तो नहीं समझता। रेजिलियंस जो है वो साबित की है। बाकी जहाँ तक बात लाहौर से या बाकी जगहों से नहीं पहुंची, बहुत सी जगहों से क़यादत पहुंची है लेकिन नहीं पहुंच सकी। या तो होता है ना मैदान खुला होता, आपने कंटेनर ना लगाए होते, खंडकियां ना खोदी होती, आपने 144 का नफाज ना किया होता, तो फिर तो बात ही खाली 144 का नफाज भी हमें डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन आपने जब जगह ही गोली छोड़ा, बता रहा है पाकिस्तानी तारीख में कभी ऐसा होगा कि सारी मोटरवेयों की मरम्मत होनी है, इस नाम पे आपने मोटरवे बंद कर दी। आप दादा तो लगाए ना। ठीक है, चले ये बहुत सख्तियां और परेशानी थी। जरा हुकूमत से ही पूछ लेते हैं। शजरा मनसब साहिबा भी ज्वाइन की हुई है मुस्लिम लीग नून से, मेंबर कौमी असेंबली। शजरा मनसब साहिबा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। शजरा साहिबा, हुकूमत को आखिरकार क्या पड़ी है कि अगर एक जमात ऑपोजिशन की, एक फर्द वाहिद जमात ही है जो इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर देती है हुकूमत को कि वो धरना या जलसा करने आ रही थी, तो आप लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया। मौलाना साहब भी आज तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बहुत ठीक ठाक, सारे ही लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। फिर जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, चले हम लोगों ने तो
हम तो चुप हो गए, नहीं कर रहा है, लेकिन डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया वो सब कुछ दिखा रहा है। इससे तो हुकूमत वीक नहीं होगी इस तरह से? क्या ही अच्छा था कि अगर मुज़ाकरात हो जाते और कोई विन विन पोजीशन पे दोनों तरफ से बात आ जाती। जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पीटीआई की तरफ से कभी भी मुज़ाकरात की बहुत सारी जो ऑफर्स हुई हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, पीटीआई की तरफ से हमेशा एक ही जवाब आया कि हम हुकूमत से या किसी भी सियासी जमात से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ये किस किस्म का प्रेशर डालना चाह रहे थे, लेकिन इनका प्रेशर बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुआ और आपने देखा कि किस तरीके से ये खुद एक्सपोज हो गए हैं। इनके सारे जो लीडरान हैं सो कॉल्ड, वो किस तरीके से एक्सपोज हुए हैं। पंजाब से इनके लीडर किधर थे, बाकी तमाम मुल्क से इनके लीडर्स किधर थे। सिर्फ और सिर्फ एक गंडापुर ने केपी की तमाम मशीनरी को इस्तेमाल करके वफाक पे हमला करने की कोशिश की। और हुकूमत का काम है अमन आमा की हिफाजत करना और अपने शहरियों की हिफाजत करना। और जिस तरीके से इन लोगों को इश्तियाल दिलाया जाता है, जिस तरीके से इनकी जहन साजी की जाती है, उन सब वर्कर्स की जहन साजी करके इनको लाया जाता है और उसके बाद उनको अबैंडन कर दिया जाता है। जो एक दो लीडर इनके आए भी साथ, वो भी आप देखें कि कैसे भागे रातों रात और वर्कर्स को अकेला छोड़ गए। ये चाहते थे कि 9 मई दोबारा रिपीट हो, लेकिन हुकूमत ने इस चीज़ का बिल्कुल बड़ा सोच समझ के और हर चीज़ को, बल्कि मैं इस बात की भी मजम्मत करती हूँ कि देखिए ना, इन्होंने हथियार भी साथ लेके आए हुए थे, मार्बल्स और पता नहीं क्या क्या लेके आए हुए थे। और जो पुलिस एहलकार शहादत उन्होंने उनकी हुई और जो रेंजर्स की शहादत हुई, इसके ऊपर इनमें से किसी ने नहीं बोला, बल्कि इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। झूठी इन्होंने, अफसोस की बात है कि लाशों पे सियासत करने की कोशिश की, जो कि बुरी तरीके से नाकाम हुई। जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी 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 शेज़ा साहबा, जी जी आवाज आ रही है आपकी। जी जी, तो इसलिए ये हमने इनकी वो 9 मई वाली सियासत को दोबारा नहीं होने देना। इन्होंने सिर्फ रियासत पे भी हमला किया, इन्होंने रियासत की बुनियादों को कमजोर करने की कोशिश की। और ना सिर्फ ये, लेकिन आप इनका सारा देखने के पीछे इनकी सारी जो भी इनकी हरकतें रही हैं, हर चीज में मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। आपने देखा कि 35,000 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज नीचे गया और जैसे ही इनका सारे धरने वगैरह को कंट्रोल किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज दोबारा ऊपर गया है और बड़ा अच्छे तरीके से वो दोबारा से एतमाद को हासिल हुआ है, तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया है ना। तो इन्होंने IMF के प्रोग्राम को आप देख लें, वहाँ पे इन्होंने एक कोशिश की कि IMF का प्रोग्राम खराब किया जाए। इन्होंने खत भी लिखे, इन्होंने धरने भी दिए। उसके बाद जब SCO का इजलास था, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, इन्होंने वहाँ पे भी एहतजाज की कॉल दी और उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे भी डी चौक पे हम करेंगे, मुल्क की बुनियादों को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अभी भी बेलारूस से वफद रहा था और इनको कहा गया कि बेलारूस के वफद की वजह से आप ये धरने ना दें, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने डी चौक पे ही आना है, हमने डी चौक पे ही हमले करने हैं। और उसके इनसे जो मुज़ाकरात की कोशिश भी की गई और इनको ऑफर भी किया गया, इन्होंने झूठ बोला कि हाँ हम वहाँ चले जाते हैं। जो इनको ऑफर किया गया कि आप यहाँ पे अपना कर लें, ठीक है, हर एक को एहतजाज की हक है, हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटते। जमहूरी तौर पे पुरअमन एहतजाज से कभी भी हुकूमत ने इनकार नहीं किया, लेकिन उसकी एक जगह और एक वक्त का तयन होता है। इन्होंने पहले मुज़ाकरात में कहा कि हाँ हम बिल्कुल वहाँ आएंगे और उसके बाद इनसे अपने तर्जुमान ने बताया कि इवन इमरान खान ने कह दिया कि ठीक है हम वहाँ संग्राम वो क्या जगह का नाम है, वहाँ चले जाते हैं। लेकिन बुशरा बीबी जो उनकी अहलियाँ हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने डी चौक में ही जाना है। और वो डी चौक में आए और उसके बाद खुद रातों रात गायब हो गए। तो ये क्या तरीका है? ये अवाम भी अब समझ गई है और इनके अपने जो फॉलोअर्स हैं वो भी समझ गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनको जहन साजी करके, इनको इश्तियाल दिला के उसके बाद इनको छोड़ दिया जाता है। लीडरशिप बिल्कुल गायब हो जाती है और वो वर्कर्स के लिए उस वक्त एक कियोस फैलाना चाहते हैं मुल्क में कि वर्कर्स जो इश्तियाल अंग्रेजी का शिकार हो चुके हैं उनको कियोस के लिए छोड़ दिया जाए।
अच्छा, इसमें एक चीज़ ये बताएं ना, चले उनका तो जो भी है मामला आपस में लीडरशिप का, वो अपनी जगह है पार्टी का, लेकिन हुकूमत का सवाल ये है कि क्या ये जो इस वक्त हम देखते हैं कि ताकतवर की लड़ाई में हर बार आवाम को ही कीमत चुकानी पड़ती है। शहीद हो गए कितने सारे लोग। एक तो सिविलियन की वीडियो आप खुद देख रही होंगी जो इस वक्त चल रही है, किस तरह से वो कंटेनर से गिरने वाली वीडियो है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये तो माजी में भी हम कंडेम करते थे जब आप अपोजिशन में थे कि इस तरह की कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं थी, और आज भी अच्छी नहीं है। फिर आज शहबाज शरीफ साहब, अभी वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी अभी जब काबीना का थोड़ी देर पहले इजलास चल रहा था तो उन्होंने उसमें कहा है कि जी सख्त इक़दामात का इशारा किया है, और उन्होंने कहा है कि जी अब हम मज़ीद और सख्त आड़े हाथों से लेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। आप ये बताइए, इस वक्त यूनाइटेड नेशन का जो स्पोक पर्सन है, उनका भी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आ गया पाकिस्तान के हवाले से। ऑल्दो के यूनाइटेड नेशन को नज़र नहीं आती बहुत सारी चीज़ें फ़लस्तीन और कश्मीर की, दैट्स वी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, बट द पॉइंट इज़ कि अब पाकिस्तान को इस तरह से वहाँ से मिलना बात, इट्स ऑल्सो नॉट गुड। इसी तरह से जो इंटरनेशनल मीडिया पूरा वक्त दिखाता रहा है, सारी रिपोर्टिंग जो करता रहा है, वो भी आपके सामने। तो आप देखिए ना, ये चीज़ें क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो थोड़ा सा लचकपन दिखाए और आगे बढ़ जाए? क्योंकि कल की प्रेसर में मोहसिन नकवी साहब इसी टाइम पे 8 बजे और अता साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सख्ती से कह के गए कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और हम सख्त एक्शन लेंगे, और इसके बाद जो रात को हुआ वो सबके सामने। तो ये इस तरह की सिचुएशन अगर डेवलप होती है तो आगे जाके आपको नहीं लगता कि हालात जो है वो नेगोशिएशन की टेबल के बगैर नहीं हल हो सकेंगे? मौलाना साहब भी आज यही स्टेटमेंट दे रहे हो, यही बात कर रहे हैं कि आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो असल मामला है 8 फरवरी के इलेक्शन का, उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। आज तो मौलाना साहब भी यही बात कर रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात ये सारी की है कि सिविलियंस को जो कीमत अदा करनी पड़ती है, जिस तरीके से सिविलियंस को छोड़ दिया जाता है उनके ऊपर। आप ये बताएं कि क्या ये धरने जो इन्होंने किए, इसके अंदर आप ये गौर करें कि पिछले 3 दिन से डिमांड क्या हो रही है इनकी तरफ से। डिमांड ये हो रही है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, और कोई डिमांड नहीं रह गई। शुरू में इन्होंने 2-3 डिमांड की कि ठीक है जी ये अपना फरवरी वाले इलेक्शन की या ये वो, लेकिन बाद में एंड पे आके सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड थी, और वो ये थी कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए। आप ये बताएं कि हुकूमत इमरान खान को छोड़ सकती है? इमरान खान एक कैदी है, एक मुल्जिम है, उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और जब वो केसेस का फैसला हो जाएगा, अगर वो बरी हो गया तो वो बरी हो जाएगा, अगर उसके ऊपर वो इल्जाम साबित हो गए तो वो हुकूमत उसको नहीं छोड़ सकती। हमारी तमाम लीडरशिप आपने देखा कई महीने साल हर साल अंदर रही। हमारे लीडर्स, पीपल्स पार्टी के लीडर्स, कौन सियासतदान है जिनको कि नहीं इन चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जेलों का भी सामना किया, जेलें भी भुगती, लेकिन ये तो नहीं किया कि आके के मुल्क भी केओस कर दिया जाए। और जो बाहर के मुल्कों में ये पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं, ये इन्होंने हायर की हुई है फर्म, लॉबी फर्म्स, इन्होंने इनकी लॉबीइस्ट हैं जो लॉबी करते हैं। कभी वहां जाके अमेरिका में ही लॉबी करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ आप लाए रेजोल्यूशन, कभी ये यूके में जाके लॉबी करती हैं। ये वही यूके है ना जहाँ पे इन्होंने जाके तो एक अपने जो इनका वो साबका ब्रदर इन लॉ था गोल्ड से, उसके इलेक्शन लड़े थे अगेंस्ट मुस्लिम जो था सादिक। तो ये तो इनका दुनिया में बदनाम करने के लिए पाकिस्तान को ये दिन रात जुटे हुए हैं, और उसकी वजह और उसका मकसद क्या है मुझे ये तो बताएं ना। क्या इन्होंने कभी गरीबों के लिए उठाई है? क्या कभी इन्होंने कहा है कि हम जिस हालत में मुल्क को छोड़ के गए थे, जितनी महंगाई हो गई थी, हम अब उसकी कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई को भी कम किया जाए। आपने देखा कि हर तरफ से बेहतर इंडिकेटर्स आ रहे हैं, इन्फ्लेशन का रेट सिंगल डिजिट हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, अपने सारे दोस्त ममालिक के साथ हमारे हालात और सारी चीजें बेहतर हो रही हैं। लेकिन इन सब चीजों की को पीछे छोड़ के, इन सब चीजों को अलग करके सिर्फ और सिर्फ ये किया कहा जाए कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए। किसी और कैदी का भी वो नाम तो अब नहीं लेते। जो लोग बेचारे इनके साथ थे वो भी तो पकड़े हुए, उनका भी कभी नाम नहीं लेते। पिछले दिनों में इनकी अहलिया ने कितनी एक गैर जिम्मेदाराना एक वीडियो मैसेज दिया कि वो दोस्त ममालिक जिनके साथ के ये इनके दौर में हमारे ताल्लुकात बहुत खराब हो गए थे, इन्होंने खरीद भी बेच दी,
इन्होंने इस किस्म की उनके बारे में बातें की कि इनका जहाज वापस बुला लिया गया। ये सब लोगों को इस बात का पता है, लेकिन अब सऊदी अरब हमारा वो एक खास दोस्त भी है, हमारे उनके साथ बहुत गहरे मजहबी ताल्लुकात भी हैं। उन्होंने फिर आके सऊदी अरब के बारे में इस किस्म के बयानात, इर्रेस्पॉन्सिबल बयानात दिए कि मैं उनको दोहराना भी नहीं चाहती। तो इनका मकसद क्या है, किस तरीके से ये चाहते हैं कि मुल्क में केओस और डिस्टेबलाइज जाए। और जहां तक हुकूमत की आप बात कर रही हैं, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक दफा नहीं 12 दफा ये कहा है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल इस चीज के लिए ओपन हमारा है कि सियासी जमातों को, सियासी लोगों को आपस में एक दूसरे से बात करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी ये ऑफर की कि आपस में बातचीत करें। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ने तो जब ये इलेक्शन हुए 2024 के, उसके बाद इनको ऑफर की थी कि आए हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए। ये किस मैंडेट की तलाश में है? क्यों नहीं उस वक्त इन्होंने हुकूमत बनाई? 2018 के बदतरीन रिग्ड इलेक्शन, आखिरी इलेक्शन के बाद जब इनकी हुकूमत आई थी तो तमाम सियासी जमातों ने ये फैसला किया कि बावजूद इसके कि ये रिग्ड शुदा इलेक्शन है, फिर भी हम पार्लियामेंट में आएंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे और हम वो अवाम जिन्होंने हमें वोट दिए और जिन्होंने हमें वोट देके अपनी खातिर पार्लियामेंट में भेजा है कि हम अवाम की आवाज बने, तो तमाम जमातें पार्लियामेंट में आई। लेकिन पीटीआई ने ये नहीं किया, कभी भी नहीं किया। ना ये जमहूरियत में यकीन करते हैं, ना ये जमहूरी इक़्तिदार में यकीन रखते हैं, और ना ही इनको अवाम का दर्द इनके दिल में है। ये 18 में भी यही कहते थे कि हम अवाम के वोट लेके नहीं आए, हम तो आरटीएस लेके आए। और अवाम की इनको तभी भी परवाह नहीं थी, अवाम की इनको अभी भी परवाह नहीं थी। और सिर्फ 1 पॉइंट कल्ट बना के इन्होंने एजेंडा ये बनाया हुआ है कि जी इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। अब इस एजेंडे को लेके अगर ये मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, अगर ये सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को इन्होंने आग लगाई, इन्होंने अपने लोगों को ये कहा कि आप डंडे लेके जाएं या दूसरी इस तरह की चीजें वो लेके आए हैं, आपने देखा। तो अब हुकूमत इस चीज में इनको इतनी दफा ऑफर करके कि आप आए हमसे मुज़ाकरात करें, अगर वो कहते हैं और बार बार कहते हैं और आज भी ये कहते हैं कि हमने सियासी जमातों के साथ बातचीत नहीं करनी, हमने सियासी कुव्वतों के साथ बात करनी ही नहीं, इनको वही 1 पेज जो 2018 के बाद इनको मिला, लेकिन अब इनको वो 1 पेज ना मुयस्सर हो सकता है, ना ही इनको वो अदालती सहूलतकारी मुयस्सर हो सकती है, ना ही वो गुड टू सी यू मुयस्सर हो सकता है जिसकी इनको आदत पड़ चुकी है और जो ये अब ढूंढते हैं, अब ये इनको मुयस्सर नहीं हो सकता। तो इसलिए इनको खुद अब ये देखना होगा कि इनकी लीडरशिप बिल्कुल अफरा तफरी का शिकार हो चुकी है, इनके वर्कर्स इनसे मायूस और मुतनफ़र हो चुके हैं, और अब ये इमरान खान को खुद सोचना होगा कि वो जमहूरियत और मुल्क की बका की जंग लड़ा या सिर्फ अपनी रिहाई के लिए एनआरओ की तलाश में है। और ये तमाम उनके जो वर्कर्स और फॉलोअर्स हैं उनको भी ये सोचना होगा कि इमरान खान के एनआरओ लेने की खातिर हम मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मुल्क को हम कियोस की तरफ नहीं धकेल सकते और मुल्क को हम डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते। सही हो गया। शिजा मंसूर साहब आप साथ ही रहेगा, मैं जरा अख्वांज़ादा चटान साहब की तरफ भी जाती हूँ। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, सीसी के मेंबर है, हम रुकन है पीपल्स पार्टी के। अख्वांज़ादा चटान साहब, पीपल्स पार्टी इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रही है? एक तरफ हुकूमत का रवैया, हुकूमत के मामलात जो होते रहे कल, और फिर दूसरी तरफ अपोजिशन के रवैये, अपोजिशन जो धरने एहतजाज कॉल करती रही। अब सवाल अगेन ये है कि इस वक्त हम अगर दोनों तरफ के हालात देखें और फिर उसके ऊपर बात करें तो आप क्या कहते हैं? क्योंकि आज मौलाना फजल रहमान साहब तो कह रहे थे कि जी बहुत गलत हो रहा है ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन पे बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये हालात बेहतर नहीं होंगे और मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और चीज़ें बेहतर करने के लिए। पीपल्स पार्टी इस सब को कैसे देखती है? सीसी का इजलास होना था, वो भी पोस्टपोन्ड हो गया। आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग के जहन में क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी है मुफाहमत का पॉलिसी। हम समझते हैं कि ये मुल्क हम सबका है और इस मुल्क में जो मसाइल है, इस मुल्क में जो बहराने हैं, हम सारे मिल के इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा कहे कि मैंने सियासतदानों से हाथ मिलाना नहीं है, अगर एक बंदा कहे कि मैंने तो सियासतदानों से बैठना ही नहीं है,
तो एक हाथ से ताली तो नहीं बचती है। दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसे शराइत रखी जिसका यानी कोई पॉसिबल इसमें नहीं हो, तो इसके साथ आप क्या मुज़ाकरात करेंगे? अगर कोई ये शर्त रखे कि आप मुझे जेल से रहा करें, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि कोई एहतजाज के जरिए किसी को जेल से कैसे रहा कर सकते हैं। अगर कोई ये मुतालबा रखे कि ये आईन जो बना है इसको आप वो प्रोसेस के बगैर उसको ख़त्म करें, तो उसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? अगर कोई ये मुतालबा रखे कि आप हुकूमत से इस्तीफा दे दी और मुझे 180 2/3 मेजॉरिटी दे दे, तो वो क्या किस तरह होगा? पीटीआई का असल मकसद क्या है? पीटीआई का टारगेट क्या है? पीटीआई का टारगेट है एक पाकिस्तान का मईशत, दूसरा पाकिस्तान का आर्मी और तीसरा पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी। और आप इमरान खान साहब की सियासत को देख लें, वो बार बार इन तीन चीजों पर वार करते हैं। पाकिस्तान के मईशत पे वार करते हैं, पाकिस्तान के फोर्सेस पे वार करते हैं और पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी पे वार करते हैं। और इस बार भी ये जो निकले थे उनको पता था कि ये धरनों से, ये एहतजाज से ना तो इमरान खान साहब रहा हो सकता है, न 26 यानी तरमीम तब्दील हो सकता है और न हुकूमत इसकी वजह से तब्दील हो सकता है। इन लोगों का मकसद ये है कि इस धरनों की वजह से पाकिस्तान का जो मईशत है, जो मुस्तहकम हो रहा है, उसको नुकसान पहुंचाए। आप पीटीआई के देख ले कि जब भी कोई बाहर से वफूद आते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सीपेक का हिस्सा है और साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया का इंटीग्रेशन ये पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। बहुत सारी दुनिया चाहते हैं कि यहाँ पे आके अपना इंडस्ट्री लगाए, जैसी बेलारूस का वफद आया था, वो चाहते हैं कि ज़राई आलात के, ट्रैक्टर्स के, थ्रेशर्स के जो ज़राई आलात है, इनका इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी जगह पे है कि यहाँ से पाकिस्तान के समंदर के रास्ते बहुत आसानी से वो अपना मसनूआत दुनिया के किसी कोने में भी बेच सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे इन लोगों को एहतजाज याद आ जाते हैं। दूसरा इनका मकसद ये है कि ये फोर्सेस, फौज और लोगों को आपस आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फौज कोई इस तरह का खुदा न ख्वास्ता इकदाम करे कि अपने मुल्क के अवाम पे गोली चलाए, लाशें गिराए, ताकि इसकी वजह से पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान में नफरत पैदा हो जाए। लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद जब से इमरान खान साहब निकला है, एक आदमी एतमाद के जरिए हुकूमत से निकाला गया है, तब से लेकर इन्होंने बार बार कोशिश किया है कि ये लाशें गिराए। इसकी वजह से उन्होंने 9 मई भी किया। 9 मई में भी इनके तवक्कुआत ये थे कि हम फौज और अवाम को आमने सामने लाएंगे और हम लाशें गिरा देंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस दिन भी लाशें नहीं गिरे और इसके बाद भी बार बार कोशिश किया है। और ये अभी जो एहतजाज था इसमें भी भरपूर कोशिश किया गया, रेंजर वालों को शहीद किया, पुलिस वालों को शहीद किया, जो कानून जिस तरह से तोड़ सकते थे वो तोड़ दिया, असलहा साथ लाया, फायरिंग किया, टायर गैसेस का इस्तेमाल किया। किसी न किसी तरीके से वो चाहते थे कि फोर्सेस को इश्तिहाल में लाए ताकि वो भी फायरिंग करे और यहाँ पे लाशी गिरे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पहले भी जिस तरीके से ये लोग नाकाम हो के चले गए हैं और लाशी नहीं गिरे हैं और भाग के चले गए हैं, इस बार भी वो भाग के चले गए और गाड़ियां तो छोड़ दी, लेकिन शुक्र है कि लाशी नहीं गिरे और लाशी नहीं छोड़ी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आइंदा आप कैसे देख रहे हैं? सीसी का इजलास कब हो रहा है? बड़े अहम फैसले भी इसमें मुतवक्के थे, पीपल्स पार्टी के सुन रहे थे। देखिए जी, हम सीसी का इजलास करना चाहते थे। इसमें जरदारी साहब की बीमारी भी आ गई है, आपको पता है कि उसके पाँव में वो आ गया। तो इंशाअल्लाह ताला जब चेयरमैन मुनासिब समझेगा तो इजलास होगा और बाकी हमारे हुकूमत के साथ जो मुआहदे हैं इसके लिए काम हो रहा है, कमेटियां बनाए गए हैं। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करे कि गरीब अवाम पे और भी पाकिस्तान का जो मईशत मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान में शरई सूद जो कम हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसके फायदे जो है आम आदमी को पहुंचे, बजाय इसके कि सारा फायदा सरमाएदार उठाए, सनतकार उठाए। हम चाहते हैं कि किसान को भी इनसे फायदा हो, हम चाहते हैं कि मजदूर को भी इनसे फायदा हो, ख्वातीन को भी इससे फायदा हो।
तो इसके लिए हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है, जो खदशात है, वो हमने रखे हैं और इस पे हमारी बातचीत हो रही है हुकूमत के साथ, और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि इस पे अमल होगा, क्योंकि वो हमारा कोई अपने लिए नहीं है। हम तो न वजारतें मांग रहे हैं, न हुकूमत ने हिस्सा मांग रही है। हम जो कुछ भी मांग रहे हैं इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए मांग रहे हैं। तो और कमजोर सूबे जो एहसास महरूमी के शिकार सूबे हैं, इनके लिए मांग रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारे चंद दिनों में हमारे आपस के जो मसाइल है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। चलो, बहुत शुक्रिया अजीज सिद्दीकी साहब आपका, ख्वानज़ादा चढ़ान साहब आपका, शज़रा मनसब साहिबा आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। दोबारा ज़ाहिर सी ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला इस ज़्यादा, क्योंकि मेहमान हमारे एक ही वक्त में इतना सारा बोल जाते हैं कि जी उन अपनी जवाबात ज़्यादा से ज़्यादा देने की वो कोशिश कर रहे होते हैं, और लेकिन हल इस सारे इस सिचुएशन का, इशू का, जो ये मसाइल इस वक्त जन्म ले रहे हैं, जिसके अंदर तशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, ये हुकूमत को बड़ापन दिखाकर ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अपोजिशन भी आपके सिस्टम का ही हिस्सा है और आपको उसके साथ बैठ के बात करनी है। अदरवाइज़ तो इस तरह से जो हालात बने हुए हैं उसमें तमाम जो सियासी अफ़वाम तफ़हीम से लोग समझते हैं कि बात करनी चाहिए, और जितने बड़े हैं इस वक्त सियासी बड़े, वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह से हालात नहीं चल सकेंगे। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।